मिडिल ईस्ट में जंग की आग और भड़कती जा रही है। जी हां, हम बात कर रही हैं अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर लगातार हमले की। आपको बता दें तो वहीं तेहरान भी जवाबी कार्रवाई में खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है। इस टकराव ने पूरे क्षेत्र को एक बड़े संघर्ष की दहलीज पर ला खड़ा किया है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती दी गई तो उसका जवाब और भी कड़ा होगा। पेजेशकियन ने कहा कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है और देश की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। खिदमत मर्दम अजीज कश्वरमon सलाम अर्ज मिکنم. तस्लियत میگم مجددا شهادت مقام معظم رهبری رو، فرماندهان بزرگوار کشورمون رو، دانش آموزان مظلوم و بیگناهی رو که مدعیان حقوق بشر، مدعیان آزادی، مدعیان انسانیت بیگناه با بمباران شهید کردن و روندی که متاسفانه وجود داره بدون توجه به تمام قوانین بین المللی هر جایی رو که دلشون میخواد بمباران میکنن و از مدارس و بیمارستان ها و مراکز مختلف در کشور پرهیز ندارن از اینکه این کارها رو بکنن. من لازمه از مردم بزرگوار کشورمون علیرغم همه این سختی هایی که وجود داره लगातार हो रहे हमलों और पलटवारों के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये टकराव अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलने की ओर बढ़ रहा है? क्या अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान और भी आक्रामक रुख अपनाएगा और इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया, खासकर तेल बाजार और वैश्विक राजनीति पर कितना गहरा पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मिडिल ईस्ट में जारी इस खतरनाक टकराव की पूरी तस्वीरों पर।
मिडिल ईस्ट की जंग का आज 10वां दिन है। बीते 9 दिनों में भयंकर तबाही मची है। अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों तरफ से बमबारी के साथ ही बयानबाजी भी लगातार हो रही है। इस बीच सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के दिवंगत नेता अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब क्षेत्र में जारी संघर्ष के दौरान तनाव काफी बना हुआ है। देश के सर्वोच्च नेता का चुनाव करने वाली धार्मिक संस्था के सदस्यों ने रविवार को कहा कि मोजतबा खामेनेई को एक निर्णायक मतदान के जरिए चुना गया है। संस्था ने नागरिकों से देश के इस कठिन समय में नए नेतृत्व का समर्थन करने का आग्रह किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने घोषणा की कि ईरान अब किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा जब तक कि ईरान पर होने वाला हमला उसी देश की जमीन से ना किया जाए। ईरान ने 8 मार्च 2026 को भी बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। अमेरिका और इजरायली सेना ने 7 मार्च 2026 की रात को ईरान की लाइफलाइन माने जाने वाले तेल डिपो और ऊर्जा ढांचे पर जोरदार हमला किया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण तेहरान और उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित शहरान तेल डिपो को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में तेहरान के आसमान में आग के बड़े बड़े गोले और धुएं का काला गुबार भी साफ देखा जा सकता है। आगे बता दें कि इजराइल की सेना ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उन्होंने एनर्जी के उस भंडार को निशाना बनाया है जिसका इस्तेमाल ईरानी सेना कर रहे थे। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिन में ही कहा था कि ईरान अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ जारी युद्ध के बावजूद उन्हें ईंधन की बढ़ती कीमतों की चिंता नहीं है। वैश्विक तेल बाजारों में पर्याप्त आपूर्ति है और कीमतों में कोई भी उछाल अस्थायी होगा। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने इस संघर्ष को अल्पकालिक अभियान बताया और इसके आर्थिक प्रभाव को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा, मुझे अभी तेल की कीमतों की चिंता नहीं है। वहीं ट्रंप ने सैन्य अभियान को लंबे समय से लंबित हस्तक्षेप बताया। Too many to introduce. A lot of them are political champions, and we don't care about them today, right? Right, Duffy? But we have, most importantly, wonderful people that love our country. And before we begin, I think I will say a few words about what's going on with respect to our operation in the country of Iran. The United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule and at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes, the launcher gets hit. They don't know what's happening. But we have the greatest military anywhere in the world. Their Navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone. So they have no air force. They have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone. Launches are gone. About 60% and 64% respectively. Other than that, they're doing quite well. I said, what's left? But they're tough, and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late, and we want to fight now more than they do. We've had 47 years, depending on the way you count it, but 47 years of horror with this group. And, you know, when you see somebody walking down the street without their legs, without the arms, whose face is so badly affected and hurt, it mostly came from 95% Soleimani and Iran
And we, other presidents lived with it. I didn't live with it. And so our people are doing a great job. Again, the greatest military anyone's seen. Thank you. Thank you very much. And yesterday, my administration announced decisive action to help keep down the oil prices, including offering political risk insurance for tankers transiting into the Gulf, as you know, pretty dangerous territory. Further action to reduce pressure on oil is imminent, and the oil seems to have pretty much stabilized. We had it very low, but I had to take this little detour, if it's okay with everybody. Scott, it's okay with you? Scott's the one who has to put up with it. He said, you have to do this now? I said, I have to do it, Scott, right? But it's been very strong, and everybody, including Scott, everybody feels we had really no choice. They were going to hit us if we didn't hit them, because they're crazy. And in the long term, the actions we're taking will dramatically increase the stability of the region and oil prices and stock markets and everything else. You know, we set the all-time record in history with the Dow going to 50,000. So Dow was at 50,000. It was supposed to be maybe, if we were lucky, within by the end of my presidency in 4 years. And we did it in my first year. We did the S&P 500. We did that in a period of less than a year. And that was even tougher than the Dow, they said, so it wasn't going to happen. But we have a great country. We have a country that's never done this well. We've had tremendous success in so many different ways. I built the military and rebuilt it in my first term, and we're using it more than I'd like to use it, to be honest with you. But when we used it, we found out it certainly did work. When we look at Venezuela, when we look at the first attack, Midnight Hammer, in Iran, which really set the stage for what we're doing right now. It's been pretty amazing. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. They don't want to see it either. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran with great potential. It's a country with great potential. There's much better future for Iran. It's now beginning. It's going to be, I think, a great future. And the United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. If you look at what happened, they had missiles aimed at all of these other countries, Qatar, Saudi Arabia, UAE, many others, that weren't really involved very much, and they had missiles aimed. Well, they were aimed there long before this ever started. They were going after the entire Middle East, and then we came along. We blew up their party. So we have phenomenal people. I want to thank all of the people that have been involved. Marco, you've been doing a fantastic job. And you've been doing a fantastic job on a place called Cuba. And A-Rod came in before. I said, hey, do you want to come up to a little award? He's gone to plenty of award ceremonies. Thank you, A-Rod. Big fan. But what's happening with Cuba is amazing. And we think that we want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba. Hopefully not to stay. We want you back, and we don't want to lose you. We don't want to make it so nice that they stay. But some people probably do want to stay. They love Cuba so much. I hear it all the time. That was another one that wasn't supposed to happen. Venezuela is going great. It's been stabilized. We have a wonderful person as your president-elect, Delcy Rodriguez, and she and her staff have been doing a fantastic job working with us. We're taking out hundreds of millions of barrels of oil, and it's going to Houston and various other places where
It's being refined, and we're sending them back far more money than they've made in many years, and actually, very shortly, it'll be more money than they've ever made. And Venezuela is working. So we've had a lot of countries in places that truly love. You would say football, I would say soccer, but these are all countries that love football/soccer, and so I think the group likes it. And if you'd like, you could sit. I know I'm a very exciting speaker, but you can sit down if you'd like, okay? I'm looking at everybody standing. I'm saying, let's sit down. श्रीलंका ने अपनी समुद्री सीमा के बाहर से निकाले गए ईरानी नाविकों को 1 महीने का मुफ्त वीजा देने की योजना भी बनाई है। ये नाविक उस घटना के बाद बचाए गए थे जिसमें अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में एक अन्य जहाज डूब गया था, जिसमें 80 से अधिक नाविकों की मौत हुई थी। श्रीलंका के लोक सुरक्षा मंत्री आनंदा विजपाला ने मीडिया से कहा कि सरकार ईरानी नाविकों को फ्री वीजा जारी करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस देश से जाने में कुछ समय लग सकता है। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लेबनान के दक्षिणी इलाके तैर अल दब्बा में हुए इजराइल के हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग घायल हो गए हैं। इससे कुछ घंटे पहले ही पास के शहर जुइया में भी इजराइल ने हमला किया था, जिसमें 3 लोगों की मौत और 16 लोग घायल हुए थे। आगे बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। सोमवार को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने आधिकारिक तौर पर इस फैसले की घोषणा की। परिषद ने ईरान की जनता से नए नेता के प्रति निष्ठा जताने और इस मुश्किल दौर में एकजुट रहने की भी अपील की है। असेंबली का कहना है कि बाहरी दबाव और बढ़ते सुरक्षा खतरों के बावजूद ये फैसला संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया है। बात करते हैं ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी की, तो ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ने कहा कि अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद दुश्मनों को उम्मीद थी कि ईरान राजनीतिक संकट में फंस जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके मुताबिक कानूनी प्रक्रिया के जरिए मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है और वह इस बेहद संवेदनशील दौर में देश का नेतृत्व करने में पूरी तरह सक्षम है। सत्ता परिवर्तन के बाद ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉमर्स यानी IRGC भी खुलकर नए नेता के समर्थन में सामने आई है। आपको यह भी बता दें कि IRGC ने बयान जारी कर कहा है कि वह नए सुप्रीम लीडर के आदेशों का पूरी तरह पालन करेगी और जरूरत पड़ने पर अपनी जान तक कुर्बान करने को भी तैयार है। इसे ईरान में सत्ता परिवर्तन को स्थिर और मजबूत करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। उधर ईरान की संसद के स्पीकर ने भी मोजतबा खामेनेई की नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि नए सुप्रीम लीडर का अनुसरण करना हर ईरानी का धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। अब बात करते हैं युद्ध के बीच सत्ता का परिवर्तन। मोजतबा खामेनेई की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते युद्ध में उलझा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी मान रहे हैं कि ईरान उम्मीद से ज्यादा मजबूत तरीके से जवाब दे रहा है और लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना भी बना रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि युद्ध जारी रहा तो अमेरिकी हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। अब बात करते हैं मोजतबा को लेकर परेशान हुआ अमेरिका, वो क्यों? चलिए इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूं। पूर्व CIA प्रमुख डेविड पेट्रियस ने कहा कि मोजतबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना पश्चिम के लिए चिंता की बात हो सकता है। उनके मुताबिक संभावना है कि मोजतबा अपने पिता की तरह सख्त विचारधारा वाला नेता साबित होंगे और ईरान की परमाणु और मिसाइल नीति में नरमी नहीं दिखेगी। विश्लेषकों का मानना है कि इस नियुक्ति से साफ संकेत मिलता है कि ईरान की सत्ता में कठोर रुख रखने वाला धड़ा अभी भी पूरी तरह मजबूत है। अब बात करते हैं अमेरिका ने सऊदी के लिए जारी किया है अलर्ट। आपको बता दें कि युद्ध का असर सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा। अमेरिकी विदेश विभाग ने सुरक्षा खतरे बढ़ने के कारण सऊदी अरब और गैर जरूरी अमेरिकी राजनयिकों को तुरंत निकलने का आदेश दिया है। पिछले हफ्ते सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास के आसपास ड्रोन हमलों की भी खबरें आई थी।
इस तरह कतर, जॉर्डन, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, इराक और पाकिस्तान में भी गैर जरूरी अमेरिकी कर्मचारियों को पहले ही हटाया जा चुका है। कुवैत में अमेरिकी दूतावास की गतिविधियां भी अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। अगर ईरान बर्बाद हुआ तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और पेट्रोल डीजल के दाम बेकाबू हो जाएंगे। आइए जानते हैं अब भारत को कितना होगा इससे नुकसान। 10 दिन में किसे कितना हुआ नुकसान, चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं। बता दें कि 28 फरवरी से 8 मार्च तक 9 दिन चली लड़ाई में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के करीब 6,668 सिविल एरिया को निशाना बनाया। 5,535 घरों को तबाह करके लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया। वहीं इजराइल 1765 लोग ईरान के हमले में घायल हो चुके हैं। वहीं 9 दिन की जंग में 1700 लोग जान गंवा चुके हैं। 65 स्कूल और 14 मेडिकल सेंटर भी तबाह हुए हैं। इनके अलावा अमेरिका का TSAAD डिफेंस सिस्टम ईरान के ऑयल डिपो और रिफाइनरियां अरब देशों के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बात करते हैं कि तेल बाजार में इसका कितना असर दिखा है और तेल बाजार में हाहाकार भी मचा हुआ है। इस युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। मिडिल ईस्ट में तेल सप्लाई पर खतरे के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। ब्रेड क्रूड करीब $104 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो रूस यूक्रेन युद्ध यानी 2022 के बाद पहली बार इतना ऊपर गया है। तेल की इस तेजी का असर अमेरिकी बाजारों पर भी पड़ा है। अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स में गिरावट देखी गई है, जबकि अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत बढ़कर $3.45 प्रति गैलन पहुंच गई है। यह सिर्फ एक हफ्ते में करीब 16% की बढ़ोतरी है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की कीमतों में आग और महंगाई का संकट कैसा पड़ा है। भारत अपनी जरूरत का 70% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने ईरान से तेल लेना कम कर दिया है, लेकिन ईरान की भौगोलिक स्थिति पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को नियंत्रित करती है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल जो है वो हार्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है, जिस पर ईरान का नियंत्रण है। फिलहाल युद्ध के कारण इस रास्ते पर जहाजों का ट्रैफिक जाम है, तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 से $120 प्रति बैरल के पार जाने की उम्मीद है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जिसका सीधा असर खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ेगा और महंगाई बेकाबू हो जाएगी। LNG और LPG के मामले भी भारत की निर्भरता खाड़ी देशों पर काफी ज्यादा है। भारत करीब 60% LNG कतर और UAE से आयात करता है, जबकि 80 से 85% LPG सऊदी अरब, कतर, UAE और इराक जैसे देशों से आता है। इस वजह से भारत के लिए मौजूदा हालात काफी गंभीर माने जा रही हैं, क्योंकि ऊर्जा सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं चाबहार पोर्ट। भारत के अरबों डॉलर का निवेश खतरे में है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूं। ईरान में भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक निवेश चाबहार बंदरगाह है, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का मुकाबला करने और अफगानिस्तान समेत मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत ने इसे विकसित किया है। 2024 में भारत ने इसके संचालन के लिए 10 साल का दीर्घकालिक समझौता भी किया है। यदि ईरान युद्ध में बर्बाद होता है तो भारत का ये गेटवे बंद हो जाएगा। इससे न केवल भारत का अरबों का निवेश डूब जाएगा, बल्कि रूस तक जाने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी ठप पड़ जाएगा, जिसे भारत यूरोप तक पहुंचने का सबसे सस्ता रास्ता मानता है। अब बात करते हैं मध्य एशिया तक पहुंच का रास्ता होगा बंद। आपको यह भी बता दें कि भारत के लिए मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान संसाधनों और व्यापार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान भारत को जमीनी रास्ता नहीं देता, इसलिए ईरान ही एकमात्र जरिया है।
ईरान में अस्थिरता का मतलब है कि भारत इन देशों से पूरी तरह कट जाएगा। इससे भारत के लिए यूरेशिया क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। रणनीतिक रूप से ये भारत की विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी हार साबित हो सकती है। अब बात करते हैं लाखों भारतीयों की सुरक्षा और प्रवासियों के संकट के बारे में। ईरान और उसके आसपास के मिडिल ईस्ट देशों में करीब 80 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। ये भारतीय न केवल देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी देते हैं। अगर ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग बढ़ती है तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में असुरक्षा फैल जाएगी। भारत को अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है, जैसा कि कुवैत युद्ध के दौरान देखा गया था। साथ ही इन लोगों की नौकरियों पर खतरा भारत में बेरोजगारी और आर्थिक दबाव को भी बढ़ाएगा। अब बात करते हैं खाद्य निर्यात और व्यापार संतुलन पर चोट के बारे में। ईरान भारतीय बासमती चावल, चाय, चीनी और दवाओं का एक बहुत बड़ा खरीदार है। भारत और ईरान के बीच रुपए रियाल व्यापार तंत्र भी काम करता रहा है। यदि ईरान की अर्थव्यवस्था युद्ध के कारण तबाह होती है तो भारतीय किसानों और निर्यातकों को भारी नुकसान होगा। ईरान को होने वाला करोड़ों का निर्यात रुकने से व्यापार घाटा बढ़ेगा। इसके अलावा भारत ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए जो पाइपलाइन योजनाएं और भविष्य के निवेश सोचे हैं, वे सब ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। अब बात करते हैं चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव के बारे में। आपको यह भी बता दें कि ईरान में अस्थिरता का सबसे ज्यादा फायदा चीन उठा सकता है। चीन पहले से ही ईरान के साथ 400 अरब डॉलर के निवेश समझौते पर काम कर रहा है। यदि ईरान कमजोर होता है और भारत वहां से पीछे हटता है तो चीन पूरी तरह से ईरान की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर कब्जा कर लेगा। ये भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि तब भारत की दोनों तरफ पाकिस्तान और ईरान, चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान की राजनीति में ये बदलाव बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ तनाव चरम पर है तो दूसरी तरफ देश को नया सुप्रीम लीडर भी मिल चुका है। मोजतबा खामेनेई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे इस संवेदनशील दौर में देश की राजनीति और सैन्य एकता को बनाए रखें और बाहरी दबावों का सामना करें। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या नए नेतृत्व में ईरान की रणनीति क्या होती है और इसका असर मिडिल ईस्ट के मौजूदा संघर्ष पर किस तरह पड़ता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। इसी तरह की खास रिपोर्ट को जानने के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।